आइए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये टॉपिक है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में किसी भी बिहार के बारे में टॉपिक जैसे नदी, पहाड़, यहाँ के भूमि, यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ के राजनीति या किसी भी विशेष टॉपिक पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। केवल इस वीडियो में ओवरऑल बिहार के सभी चीजों पर केवल नजर डालेंगे। फिर बाद में एक एक करके वीडियो आएगा जिसमें पहाड़ विशेषता, औद्योगिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में एक एक करके वीडियो आएगा और बिहार स्पेशल को हम एक दिन कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है जो बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, वनडे एग्जाम में बैठते हैं या बीपीएससी के अंतर्गत जो भी हो, बिहार एईडी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी के अंतर्गत हो, बिहार का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि कोई भी बिहार के कंपटीशन एग्जाम में बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। अब तो ठीक ठाक आ रहे हैं। बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए बिहार स्पेशल को भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए बिहार स्पेशल में ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सब कुछ निपट लेंगे और इसमें देख रहे हैं कि क्या है ओवरऑल बिहार का परिचय देखते हैं। हमारे पास जो अभी बिहार है, उस बिहार के पहले बिहार होने से पूर्व क्या था, थोड़ा सा एक नजर देखते हैं हम लोग। जो अभी बिहार है उसको प्राचीन काल में मगध साम्राज्य, जो सबसे शक्तिशाली जगह था, वो मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन काल में बंगाल प्रेसिडेंसी जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंसी था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज थी जिसके चलते ये मजबूत था। बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे मजबूत, बंगाल प्रेसिडेंसी में शासन करना यानी देश पर शासन करने के बराबर था उस समय। क्यों? क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्थिति मजबूत थी। पूरा देश का राजधानी बंगाल में था। राजस्व के नजर में भी देखेंगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी मजबूत है, क्योंकि आज का जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इस सभी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इसको पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल करके बांटा हुआ था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब इसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन आज का जो ये झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इसलिए यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी थी, गंगा डेल्टा था, धान बहुत ज्यादा होता था, जूट प्रोडक्शन होता था। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व के नजर देखते हुए, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल को तो राजस्व के ऊपर भी नजर थी, क्योंकि राजस्व ही उनका मुख्य था। जैसे आज देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली होने से पहले बंगाल ही थी। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था से भी मजबूत था। अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था ये सब क्षेत्र में, कलकत्ता में खासकर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह यहाँ तक जो थी, समुद्री सीमा मिली हुई, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। हाई कोर्ट था, सबसे प्रथम हाई कोर्ट बंगाल में था। पत्र पत्रिका जो भी जारी होता था वो बंगाल से ही होता था। वीर क्रांतिकारी जिनका क्षेत्र था वो बंगाल ही था। सुभाष बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा के रहने वाले थे। है अंग्रेज का एक ही नीति चलता था, फूट डालो राज करो। तो सबसे बड़ी चीज, चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, उनका बस एक ही नीति था, फूट डालो और राज करो। टुकड़ा में तोड़ दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, जो विधि लगे, जिस विधि से है उसको फूट डाल दो और राज करो। इसी के आधार पर जॉर्ज पंचम ने 1911 में गया और देश की राजधानी दिल्ली बनाया। पहले राजधानी हटाया, न्यू प्रांत बिहार की स्थापना की। वह स्थापना दिवस गया था 1911 को, दिल्ली दरबार में गया था 1911 को, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। इस बिहार का नामकरण न कि बिहार है, विहार था। बिहार का अर्थ होता है भिक्षुओं का बसेरा। बिहार का मतलब ही होता है भिक्षुओं का बसेरा। अब हम लोग बिहारी विहार कहने में थोड़ा फोर्स लगता है, तो विहार कहते कहते बिहार आसानी से कहने लगे बिहार, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। हालांकि राज्य की दर्जा कब मिली, जब हम आगे पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे इसकी राज्य की दर्जा कब मिली। लेकिन बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हो गई। उस समय इसका नामकरण बिहार था, जो आज बिहार है। जिस समय यह स्थापना हुई उस समय न कि केवल इतना ही जितना दूर आज बिहार है उतना ही दूर था, उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा था। ये तीनों मिलाकर एक राज्य बिहार था। इसकी राजधानी पटना बनाई गई। राजधानी बनाने की भी एक कहानी है। राजधानी वहीं बनाया जाता है जहां से सब कुछ होता है। आया पहले तो सब कलकत्ता होता था, लेकिन अब देखा गया कि जो बनाया गया न्यू प्रांत, यहाँ राजधानी कौन सा जगह हो सकता है। तो कभी उड़ीसा की तरफ जाता था लोग, कभी बिहार की तरफ। तो उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल
1936 को बिहार से अलग उड़ीसा की स्थापना हुई। फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। लगभग आधे हिस्सा बिहार के पास अब बचा क्या, एक तरफ बाढ़ एक तरफ सूखा, लेकिन अभी भी बिहार के पास बहुत कुछ है, क्योंकि ये ज्ञानों का धरती है। जिस समय झारखंड की स्थापना हुई उस समय देश में अटल जी की सरकार थी, और भी कुछ छोटे छोटे राज्य को दो भागों में बांटा गया, प्रशासनिक हवाला देकर दो भागों में बांटा गया। जैसे एक यहाँ पे एक सटा हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, मध्य प्रदेश। बिहार का पश्चिम में सीमा जो सटता है उत्तर प्रदेश, इनसे उत्तराखंड को अलग किया गया। उस समय केंद्र में अटल जी की सरकार थी और राज्यों को प्रशासनिक हवाला देकर ये तीन राज्यों को एक ही साल में अलग किया गया। चलिए देखते हैं और बिहार का और क्या स्थिति है। थोड़ा सा हम लोग बिहार के पहले लंबाई चौड़ाई फिर क्षेत्रफल देखते हैं इसका। यही देखिए बिहार का मैप है। अगर कोई पूछे कि बिहार का आकार किस टाइप का है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, तो हम उत्तर देंगे क्योंकि लगभग आयताकार दिख रहा है। तो अगर कोई आकार पूछे तो आयताकार। दूसरा, बिहार की जो भूमि है लगभग समतल है। ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, क्योंकि झारखंड से अलग हुआ है। तो झारखंड का ये जो क्षेत्र है बिहार का दक्षिणी सीमा, मैप में कभी भी उत्तर ऊपर होता है, उससे उत्तर उससे ऊपर, नीचे दक्षिण, दाहिने पूरब, बाएं पश्चिम। सीधा याद करने का तरीका है उससे उत्तर और उससे ऊपर, यानी ऊपर उत्तर, जहां उत्तर ठीक उसको उल्टा दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब ठीक उसको उल्टा पश्चिम। आकार आयताकार। बिहार की अगर हम लंबाई देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण लंबाई ये है 345 किलोमीटर, यानी लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ये हो गया चौड़ाई 483 किलोमीटर। अगर टोटल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कभी भी वर्ग किलोमीटर में होता है, ध्यान देने वाली बात है। बीचों बीच एक नदी काटती है जिसका नाम है गंगा नदी, जो बिहार को ठीक बीचों बीच काटती है। बक्सर की सीमा छूते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार में घुसती है और कटिहार निकलती है। पटना शहर गंगा नदी के किनारे ही यहाँ पर बसा हुआ है। कौन नदी है? गंगा नदी। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार की वो कौन सी नदी है जो बिहार के लगभग 2 बराबर भागों में काटती है, तो उत्तर गंगा नदी। बहुत सारे लोग कोसी नदी को मार देते हैं। कोसी नदी को हम लोग इसलिए जानते हैं, वो बिहार में शोक के नाम से जानी जाती है। बिहार की शोक कोसी नदी और बंगाल की शोक दामोदर नदी, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारा गंदगी लाती है और अपने रास्ते को बंद कर देती है, इसीलिए रास्ते को चेंज करती है। और बिहार में, उत्तरी बिहार में इस क्षेत्र पर यहाँ पर है कोसी नदी, जो बाढ़ के लिए जानी जाती है, किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अपनी रास्ता ये खुद बंद करती है, इसलिए अपने रास्ता को तुरंत बदल लेती है। जब नदी पढ़ेंगे तब डिटेल्स पे पढ़ेंगे। कोसी नदी नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा नदी में गिर जाती है। जब नदी पढ़ेंगे तो ये सब मोतिहारी, बेतिया, कमला। एक यहाँ नदी है जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश को सीमा बनाती है, जिसका नाम है करमनासा नदी।
कर्मनाशा नदी के बारे में हिंदू धर्म में कहा गया है कि जितना भी आप कर्म किए हैं, अगर कर्मनाशा नदी में स्नान कर लेते हैं तो सारा आपका कर्म धुला जाएगा। यानी नहाने को, इसको लोग शास्त्र अनुसार, हालांकि कुछ ऐसा कुछ है नहीं, शास्त्र अनुसार हिंदू धर्म के लोग और बिहार के इधर इर्द गिर्द के लोग ये मानते हैं कि कर्मनाशा नदी में नहीं नहाना चाहिए। और एक यहाँ नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, जिसमें खनन के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा सोन नदी, हालांकि और है खनन की नदी, लेकिन सबसे ज्यादा सोन नदी। यहाँ गया के पास है एक फल्गु नदी। फल्गु नदी का ये विशेषता है कि फल्गु नदी में आप अगर बरसात का मौसम ना हो तो आप फल्गु नदी में इस साइड से उस साइड तक पैदल चलते हुए निकल जाएंगे। ये गया शहर में बसा हुआ है। फल्गु नदी में ही विष्णुपद मंदिर बना हुआ है और एक डैम बना हुआ है। गया का नाम अभी तत्काल चेंज करके गया जी कर दिया गया है। यहीं पर है गया शहर, गया जी, गया जी। और क्या विशेषता है फल्गु नदी के बारे में, अगर कोई गया का है तो हमको कमेंट्स करके बताएं। और एक यहाँ है क्यूल नदी, अजय नदी है। जब हम नदी पढ़ेंगे तो डिटेल से नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए और कुछ बिहार के बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए और कुछ देखते हैं, और कुछ चीजों पे हम लोग नजर डालते हैं। यह है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी के उत्तर वाला भाग में उत्तरी बिहार और दक्षिण वाला भाग को दक्षिणी बिहार। इधर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है और इधर सुखाड़ की समस्या रहती है। हाँ, लेकिन इधर सुखाड़ की समस्याएं ज्यादा रहती है क्योंकि पहाड़ी इलाका टोटल इधर ही है, इधर ही। जमुई, बांका, गया, गिट्टी के लिए बहुत सारा चीज जब पढ़ेंगे हम, जमुई, बांका, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ी इलाका, रोहतास में चूना पत्थर के लिए, कैमूर में। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का क्षेत्रफल में, बिहार का देश में क्षेत्रफल के अनुसार स्थान कितना है, कौन सा है, तो 13वां। कितना जमीन अपने पास रखा है बिहार? 2.86%। टोटल देश के जमीन का 2.86% रखा है। लेकिन जनसंख्या यही पूछा जाए तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान, जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान तीसरा है, थर्ड है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। लगभग 2011 की जनगणना में लगभग 11 करोड़ बिहार की जनसंख्या थी। हाल ही के दिनों में कुछ आए हुए रिपोर्ट में देखा गया कि लगभग 15 करोड़ के आसपास है। जैसे चीन के बाद भारत दूसरा देश था जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में देखा गया है कि हम लोग चीन को पीछे छोड़ दिए हैं। उस देश से पीछे बिहार हटने वाला कहाँ है? उस देश में जो काम होगा उसमें तो सहयोग देगा ही। और तीसरा, एक चीज में हम लोग फर्स्ट है। थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो और आगे जाएंगे। जनसंख्या घनत्व में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बिहार में 1106 फर्स्ट रैंक पर है हम लोग। वहीं देख लीजिए एक नजर, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, जबकि वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखा जाएगा 2011 के रिपोर्ट के अनुसार तो 17 होगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है, तो यहाँ पे है ये जो दिख रहा है हिस्सा, एक हिस्सा आपको नेपाल से मिलता हुआ मिलेगा, एक उत्तर प्रदेश से। उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इस जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण, जिसका मुख्यालय बेतिया है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यहाँ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यहाँ है, कुछ वन का इलाका है और यहीं सटा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कोई कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा बिहार में, सबसे छोटा शिवहर। ये पश्चिमी चंपारण, यहाँ पूर्वी चंपारण और यहीं पर है शिवहर। इतना छोटा क्षेत्रफल से शिवहर, वही जनसंख्या से सबसे छोटा, जनसंख्या से सबसे छोटा, यहाँ ही कंफ्यूज होता है। जनसंख्या अनुसार छोटा शेखपुरा,
शेखपुरा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो शिवहर, अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो शेखपुरा। शेखपुरा यहाँ पटना के पास है। अगर जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है तो पटना है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, बेतिया, यही एक जिला पूर्वी चंपारण छोड़कर शिवहर। शेखपुरा अगर जनसंख्या से पूछे तो सबसे बड़ा पटना, क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ लोग रहेंगे। शिवहर, शेखपुरा सबसे छोटा है जनसंख्या। बिहार की कुछ भाषाएं खूबी देख लेते हैं कि क्या क्या भाषा है। यहाँ पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ये शिवहर, आधे आधे मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, सारण, बक्सर, सिवान, यहाँ सिवान, बक्सर, रोहतास, कैमूर, आरा या भोजपुर, यानी कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, सिवान, छपरा जिसको सारण कहते हैं, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर प्योर बिहार का भोजपुरी बोलने वाला भाषा है। और सटा हुआ जिला कुछ है जहाँ मिक्स है, जहाँ दो भाषाओं का मिलन होगा तो मिक्स भाषा होगा, जिसको भाषा ना बोली कहेंगे हम लोग। ये मुजफ्फरपुर से लेकर और यहाँ तक ये सब इलाका जो है मिथिला या मैथिली भाषा बोला जाता है। और कुछ छोटी छोटी भाषाएं हैं जो लगभग मैथिली से मिली जुली है, तो उसको हम जब भाषा उसा पढ़ेंगे तो क्लियर पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मैथिली बोली जाती है। यहाँ भी, देवघर में भी, बंगाल में कुछ प्रभाव है, नेपाल में भी कुछ प्रभाव है, इधर इस इलाका में कुछ मैथिली का प्रभाव है, इसलिए 22 भाषाओं की सूची में मैथिली को रखा गया है। इधर बोला जाता है मगही। ये सोन नदी जो है, सोन नदी की साइड में पटना, औरंगाबाद, अरवल, गया, ये सब इलाकों में मगही, यानी 3 भाषाएं लगभग प्रचलित है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। और छोटी छोटी भाषाएं हैं जो जहां से प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा तो उस भाषाओं का रहेगा। जनजाति की बात रही तो जो भी झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति रहती है, जिसको SC ST कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका एवं जंगली इलाका है, वहां ही वो लोग पहले निवास करते थे और धीरे धीरे हमारे समाज से कनेक्टिविटी से दूर रहते थे, धीरे धीरे हमारे समाज की कनेक्टिविटी में आने लगे, तो उनका प्रभाव थोड़ा बहुत इधर भी रहता है। हम लोग जब पढ़ेंगे मुंडा विद्रोह ये सब कुछ, तो यहाँ इस इलाके में थोड़ा बहुत रहते हैं, इधर भी रहते हैं। किशनगंज, दार्जिलिंग का प्रभाव सिक्किम का रहता है। तो और कुछ बिहार के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्रमंडल 9, जिला 38, 2-3 जिलाओं को मिलाकर प्रमंडल बनाया जाता है। एगो कमिश्नर रहते हैं, देख रेख के लिए प्रशासनिक छोटा छोटा इकाई में बांटा गया है। जो भी जिला के अधिकारी हो वो अपने प्रमंडल के जो अधिकारी हो उनको अपनी सूचना दे और वहां से राज्य में सूचना दे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं आसान करने के लिए प्रमंडल बनाया गया है। प्रखंड 534 गो, ग्राम पंचायत लगभग 8000 है। राजकीय पशु बैल जो खेती के लिए उपयोग में आता था। अब फूल, राजकीय फूल गुलाब नहीं, गेंदा। पक्षी गौरैया, जो अभी विलुप्त के कगार पर है। छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो अभी विलुप्त के कगार पर है। भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं इसको देख रेख और बचाने के लिए, इनको संरक्षण के लिए बहुत सारी सरकार ने योजनाएं और इनके लिए विशेष कुछ चलाई। और वृक्ष पूछे तो वही जहां बुद्ध की ज्ञान की प्राप्त हुई थी वही वृक्ष। कौन वृक्ष था? कमेंट्स करके बताएं कौन वृक्ष था। पीपल। ये गंगा नदी है। और एक चीज पेंटिंग के लिए सबसे मशहूर है यही मधुबनी। एक जिला का नाम है या मिथिला, तो इसको 2 नाम से जानते हैं, मधुबनी या मिथिला, या मिथिला पेंटिंग। और एक पटना में एक पेंटिंग चलती है, हालांकि ये तो मशहूर है, किसी व्यक्ति से पूछा जाता है तो तुरंत आदमी उत्तर दे देता है मधुबनी या मिथिला पेंटिंग मिथिलांचल में है। लेकिन एक और है टिकुली पेंटिंग।
टिकुली पेंटिंग, जो पटना में है। कहाँ है? पटना। बिहार के सबसे उत्तर कौन होगा? सबसे उत्तर, ये यहां से जाएंगे तो कोनो जिला छू रहा है? बराबर जाएंगे तो नहीं छू रहा। जिला छू रहा है, उसका नाम क्या है? पश्चिमी चंपारण। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे उत्तरी बिहार का कौन जिला है? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी यहाँ पर गया जी। और यहाँ पे सबसे पूर्वी पूछे तो यहाँ पर छूता है जिसका नाम है किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, और सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर छूता है जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, कैमूर। कैमूर वाले लोग कमेंट करके बताएं यहाँ कौन सी मंदिर है आसपास में। और नेक्स्ट वीडियो में बिहार के बारे में स्पेशल कुछ जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ये सामान्य परिचय था, सभी चीजों को लगभग देखना था। यहाँ मुख्य रूप से खेती पर ही लोग निर्भर है। यहाँ के लोग खेती पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम, नाम मात्र का है। और बिहार के बाकी एक एक चीज करके विशेष वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बिहार के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ के लगभग और कुछ देख लेते हैं। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी, सबसे पहला ज्ञान स्थली, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, गया जी बौद्ध धर्मों का तीर्थ, बौद्ध धर्मों का स्थल है जहाँ विश्व से अनेकों देश से लोग आते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाइए, मुंडेश्वरी मंदिर है। उसके बाद सासाराम में ताराचंडी मंदिर है, पायलट बाबा का मंदिर है। यहाँ जमुई में सोना के लिए एक बार न्यूज में बहुत सारा आया था, तो सोना का खदान है। यहाँ देवघर सटा हुआ है इस सीमा में। उसके बाद बहुत सारा चीज है, मधुबनी पेंटिंग है, विद्यापति जी यहीं के। किशनगंज दार्जिलिंग से सटा हुआ है, तो किशनगंज भी एक घूमने वाला बहुत अच्छा जगह है वहाँ चाय के लिए। और सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में होता है, सबसे गर्म एवं ठंडा गया रहता है। सबसे कम बारिश इस इलाका में होता है, सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज होता है। सबसे कम बारिश कभी नोट किया जाता है औरंगाबाद में कम होता है, कभी अरवल में कम होता है, कभी गया में कम होता है। ये धान के कटोरा रोहतास को कहा जाता है। और यहाँ के लिए आरा का खुरमा मशहूर है। गया में 2 किलो 2.5 किलो का रसगुल्ला मशहूर है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में जाइएगा तो मीट के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरा देश और विश्व में लोग खाते हैं। बहुत सारे चीजों का जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे खुरमा का मिला है, यहाँ पे मरचा चावल का मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ छठ के लिए बिहार प्रसिद्ध है, यहाँ ठेकुआ के लिए बिहार प्रसिद्ध है, यहाँ पुरुकिया के लिए बिहार प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी का ससुराल है, विद्यापति जी का बिहार है। बहुत सारा बिहार का बहुत सारा चीज है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़िए। जो नहीं समझ में आता है तो भी पढ़िए, बार बार पढ़िए। जब नहीं, अगर इतना ही आसान होता पढ़ना तो सब कोई पढ़ लेता। अगर इतना ही आसान होता तो सब कोई कर लेता। जो व्यक्ति जिस चीज पर समय देगा वही आपका होगा। सीधा एक ही लाइन है, बिना समय दिए हुए। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है, इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है। परिश्रम करो, पाओ, समय दो, लो। इस दुनिया में चाहे जो भी चीज हो, जिसने समय दिया वही उसका हो गया। ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर तेज है तो तेज ही रहेगा। जिस दिन समय देना बंद कर देगा उस दिन वो पीछे हो जाएगा, और जो समय देना चालू कर देगा वो आगे निकल जाएगा। अगर पढ़ना इतना ही आसान होता तो सब कोई पढ़ता। बहुत कठिन पढ़ाई, एक शिक्षा एक कठिन तपस्या है जो सभी का बस का चीज नहीं है। बहुत लोग बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। वो एकाध लोग, कुछ लोग होते हैं जो आखिरी दम तक इसको पकड़े रहते हैं अपनी जिद पे। तो जिद करो, अच्छे के लिए अगर जिद करना लोग बुरा कहे तो जिद करना ही सही, लेकिन जिद करिए। और बाकी अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब तो बनती हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों के शेयर में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ सोचते हैं, हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है। बहुत कुछ पड़ा हुआ है मार्केट में, शेयर करने से कुछ होता नहीं है। वो तो जिसको जो जहां हो, कुछ मिले या ना मिले, जिसको करना होता है कुछ कर ही लेता है। इसलिए दोस्तों को साथ शेयर करिए, अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखें। तो हम सब कोई का कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक विशेष टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू।